इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत पहले हमने जो था भाग 4 को समझा था कि कैसे महिलाओं ने क्रांति की। तो आज ये जो भाग है दास प्रथा का उन्मूलन, इसको समझेंगे। सबसे पहले दास प्रथा का उन्मूलन, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, आइए इसको जानें। दास का अर्थ होता है नौकर या गुलाम, प्रथा यानी परंपरा, और उन्मूलन का अर्थ होता है खत्म कर देना या समाप्त कर देना। तो यहाँ दास प्रथा का उन्मूलन, इस पूरे शब्द का अर्थ होगा गुलामी को या गुलामी की परंपरा को समाप्त कर देना या गुलामी की परंपरा को खत्म कर देना। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि उपनिवेश का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ उपनिवेश का अर्थ समझेंगे। जब किसी देश या राज्य का अपनी भौगोलिक सीमा के बाहर किसी स्थान या राज्य पर भी प्रशासन होता है तो वह उस देश का उपनिवेश कहलाता है। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की इच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने उपनिवेश शब्द को समझा था, तो ये जो कैरिबियाई सागर के पास ये स्थान थे, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सेंट डोमिंगो, ये तीनों फ्रांस के अधीन थे, यानी यहाँ पर फ्रांस का ही प्रशासन था। अब आप ठीक से समझ गए होंगे कि फ्रांस का इन स्थानों पर क्या था, कब्जा था। तो इन स्थानों से फ्रांस का नील, तंबाकू, चीनी और कॉफी की सप्लाई होती थी। कहाँ से? मार्टिनिक से, ग्वाडेलोप से और सेंट डोमिंगो से। तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी जो चीजें थी वो यूरोप के देशों में जाती थी। इसके पहले हमने ये भी देखा था कि जो तृतीय स्टेट के समृद्ध या व्यापारी लोग थे वो समुद्र से व्यापार करते थे और फिर एक मध्य वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो यही जो लोग हैं इन्होंने क्या किया कि सस्ती चीजें ये लेते थे और महंगे दामों पर बेचते थे। तो इस प्रकार से जब ये व्यापार करने लगे तो और अधिक संपन्न होने लगे, और जब ये संपन्न हो गए, अमीर हो गए, तो इन्होंने दूर देशों में जाकर काम करना बंद कर दिया या काम करने से इनकार कर दिया। जो ये सामान खरीदते और बेचते थे, इन कामों से ये इनकार करने लगे। अब इनका असर ऐसा हुआ कि वहां पर, कहां पर, जहां पर ये मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सेंट डोमिंगो है, इन स्थानों पर श्रम की कमी होने लगी, काम करने वालों की कमी होने लगी। तब इनके जो खेत या बगीचे थे कैरिबियाई उपनिवेश में, वहां काम करने के लिए ये दूसरे लोगों से कहते, तो वे भी मना कर देते कि इतनी दूर जाकर काम नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में काम करने वालों की कमी हो जाती है और फिर दास प्रथा का आरंभ होता है। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दागकर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पास कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। अब जब यूरोप के दूसरे लोगों ने भी काम करने से मना कर दिया, तो यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच में त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू होता है। यूरोपीय लोग अफ्रीका जाते, अफ्रीका से खरीदे हुए दासों या गुलामों को बगीचे के मालिक खरीद लेते और इनसे बगीचों में काम करवाया जाता। इस प्रकार गुलामों से काम करवाकर यूरोप के देशों में नील, चीनी, कॉफी की बढ़ती मांग को
पूरा किया जाता था। और जब इन दासों को स्थानीय सरदारों से खरीदा जाता था तो इनको दाग दिया जाता था और इनके हाथों में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ बांध दी जाती थी। और जहाजों में समुद्री यात्रा के दौरान इनको जैसे भेड़ बकरियों को ठूसा जाता है ना, ऐसे ठूस ठूस कर लेके जाते थे। तो यूरोप के ये जो दो बंदरगाह थे, बोर्दे और नान्ते, ये दोनों बंदरगाह दास व्यापार के कारण और ज्यादा समृद्ध बन जाते हैं और नगर के रूप में 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की निंदा ज्यादा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। अब यहाँ नेशनल असेंबली में एक बहुत लंबी बहस चलती है कि जो अधिकार फ्रांसीसी प्रजा के लिए है तो फिर फ्रांसीसी उपनिवेश वाली जो प्रजा है उनको ये अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं। लेकिन जो फ्रांस के बड़े बड़े व्यापारी थे, जो धनवान वर्ग थे, वो पूरी तरह से दासों पर ही तो निर्भर थे। उन्हीं के दम पर वो आज इतने धनवान बने हैं। तो कहीं वो विरोध ना करते, इस डर से नेशनल असेंबली ने कोई भी कानून पारित नहीं किया। लेकिन 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में जितने भी दास थे उनको मुक्त कर देने का एक कानून पारित कर दिया जाता है। लेकिन ये कानून ज्यादा समय तक नहीं टिका और 10 साल के बाद फिर जो नेपोलियन था उसने फिर से दास प्रथा को शुरू कर दिया था। क्योंकि जो फ्रांस के, यूरोप के जो लोग थे वो नेपोलियन को उसकी सेना बढ़ाने के लिए पैसा दिया करते थे। अब जो अमीर वर्ग था वो नेपोलियन को उसकी सेना बढ़ाने के लिए या शक्ति बढ़ाने के लिए पैसा दिया करते थे। तो इस प्रकार से जो बागान मालिक थे उनके आर्थिक हित बने रहे, इसके लिए नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया और इन मालिकों ने अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता हासिल कर ली। अभी अफ्रीकी निग्रो कौन थे? तो यहाँ देखिए, निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता। निग्रो शब्द जो है वो अब अपमानजनक, इसलिए अब इसे कहा जाना कानूनी अपराध है। और फिर अंततः इस प्रथा को, ये जो दास प्रथा है, इसको 1848 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और इस प्रकार से दास प्रथा का भी उन्मूलन हो जाता है।